नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 2018 में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में फिजिक्स के मात्रकों से जो भी प्रश्न आपके पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मूल मात्रकों की। आपको ये पता होना चाहिए कि मूल मात्रक हमारे ऐसे मात्रक होते हैं जो कि अन्य मात्रकों से पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि किसी और मात्रक की सहायता से इनको हम लोग बदल नहीं सकते हैं और ये आपके परमानेंट मात्रक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग लंबाई की बात करते हैं तो इसका मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान की बात करें तो इसका मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ताप का जो मात्रक है ये आपका केल्विन होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो आपका मोल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं। 2 आपके पूरक मूल मात्रक भी हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जो हमारा तलीय कोण होता है उसके लिए मात्रक होता है रेडियन, और वहीं पर अगर हम लोग घन कोण की बात करते हैं तो घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। अब माप तौल की आपकी कई सारी पद्धतियां भी हैं, तो आइए इन पद्धतियों के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है MKS पद्धति के बारे में। इस पद्धति में जो हमारी लंबाई है उसका मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक होता है सेकंड। दूसरी जो आपकी प्रणाली है इसे हम लोग CGS पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पर ग्राम होता है और समय का मात्रक यहाँ पर भी होता है सेकंड। फिर बात करते हैं FPS पद्धति की। अगर हम लोग FPS पद्धति की बात करें तो इसमें लंबाई का मात्रक फुट है, द्रव्यमान का मात्रक इसमें पाउंड होता है, समय का मात्रक होता है इसमें भी सेकंड। और ये जो आपकी FPS पद्धति है इसे हम लोग ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर लिया है। अब आइए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई डैश डैश है। तो ध्वनि तरंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं। किसमें? हर्ट्ज में ये मेजर किया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है, यानी कि जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसके मात्रक के बारे में पूछा गया है। और आपको ध्यान रखना है कि किलो जूल पर मोल क्या होता है, किलो जूल पर मोल ये आपके आयोनाइजेशन एनर्जी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है कि हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। आपको ये बताना है कि 1 कैरेट कितने के बराबर होता है। तो 1 कैरेट की अगर हम बात करें तो ये आपके 0.2 ग्राम या फिर 200 mg के बराबर होता है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकंड के पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई होती है। देखिए सिंपली आपको पता होना चाहिए, मीटर का मतलब हो गया लंबाई और जो आपका S है, S का मतलब होता है हमारा दूरी। तो आपसे कहा जा रहा है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है, तो ये आपकी इकाई हो जाती है एक्सेलरेशन की। क्योंकि अगर हम लोग लंबाई को डिवाइड करते हैं t से तो यहाँ पर आपका उत्तर आता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे t से तो ये आपका कहलाता है एक्सेलरेशन। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो अगर हम लोग दाब की यानी कि प्रेशर की बात करते हैं तो ये आपका परिभाषित होता है प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल, यानी कि किसी भी हमारे एरिया के ऊपर जो आपका प्रणोद या थ्रस्ट काम करता है
उसी को हम लोग दाब कहते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और चारों स्टेटमेंट में बात की गई है रिलेटिव डेंसिटी की। जब भी हम लोग किसी भी यूनिट की तुलना करते हैं दूसरे से सेम यूनिट में, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ऊपर नीचे दोनों से आपकी जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाती है। यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी की बात की जा रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं तो उस स्थिति में किसी एक की जो डेंसिटी है उसको हम लोग दूसरे से कंपेयर करते हैं और इसमें डिवाइड करने पर जो आपकी यूनिट है वो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाती है। इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी जो है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कूलाम्ब किसकी एसआई इकाई है। तो कूलाम्ब की अगर हम लोग बात करते हैं ये हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक है। किसका? जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है उसी का एसआई मात्रक होता है कूलाम्ब। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश एसआई इकाई जूल पर सेकंड है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी शक्ति यानी कि पावर होता है इसी की एसआई इकाई है जूल पर सेकंड। कैसे होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पावर है वो आपके कार्य करने की दर को मेजर करता है, यानी कि W/T हो गया। W की यूनिट आपकी जूल होती है और नीचे आपका सेकंड हो गया। तो जूल पर सेकंड हमारी शक्ति का मात्रक है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। विस्थापन यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात हो रही है दिशा के साथ में, और इसका जो एसआई मात्रक है वो हमारा होता है मीटर। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। वहीं पर अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो सीजीएस में इसका मात्रक हो जाता है सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत बार प्रश्न आता है। तो जो आपका किलोवाट आवर है ये आपके वाणिज्यिक ऊर्जा की इकाई है, मतलब ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, कॉमर्शियल यूनिट है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम लोग 1 किलोवाट आवर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ जूल। ये भी ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया है। तो चाहे आप लोग ऐसे लिखिए या फिर 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ लिखिए, दोनों का मतलब ही एक है। देखिए सामने यही प्रश्न आ गया कि 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है। तो ये हमारा 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। यहाँ पर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई इकाई क्या है। अब इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला अगर आपको पता है तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसकी इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम के पावर -2। कैसे निकालेंगे आप लोग? देखिए जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो F इक्वल टू होता है कैपिटल G m1, यानी कि जिनके बीच में ये काम कर रहा है m1 m2 और इनके बीच की दूरी, और इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो G बराबर आपका आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई किलोग्राम के पावर 2। तो सिंपली ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई है। तो प्रतिरोध की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी एसआई यूनिट होता है ओम। आपने ओम रूल भी पढ़ा होगा, V = IR, और ओम हमारे एक वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नाम पर प्रतिरोध की इकाई रखी गई है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। देखिए फ़ारेनहाइट की बात करें, सेल्सियस की बात करें, केल्विन की बात करें, ये सारे हमारे टेम्परेचर के यूनिट हैं। लेकिन जब हम लोग पास्कल की बात करते हैं तो ये आपके टेम्परेचर का यूनिट नहीं है। इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है। तो किडनी की अगर हम लोग बात करते हैं इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है इसे हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं।
तो ये प्रश्न भी 2-3 बार पिछली बार पूछा गया था। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ध्यान रखिएगा कि जो किडनी है उसकी संरचनात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। विभवांतर की बात हो रही है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, और इसकी जो एसआई यूनिट है ये हमारी वोल्ट होता है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। आपने अगर कभी भी जड़त्व पढ़ा हो तो ये हमारा डिपेंड करता है द्रव्यमान के ऊपर, यानी कि जो वस्तु जितनी ज़्यादा भारी होगी उसमें जो जड़त्व का गुण है वो उतना ही ज़्यादा होगा, और इसीलिए इस प्रश्न के लिए ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि जड़त्व मापने की जो इकाई है वो हमारा द्रव्यमान होता है। ए ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात डैश डैश है। तो त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जी की भी इकाई हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संवेग की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। तो अगर आपको सिंपली संवेग के बारे में पता है तो संवेग बराबर होता है mv, जहाँ पर m आपका द्रव्यमान है, v आपकी वेलोसिटी है। तो m का हो जाएगा किलोग्राम और वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर डैश डैश में दर्शाया जाता है। तो आपने देखा होगा 1 यूनिट, 2 यूनिट, इस प्रकार से मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को, और ये आपका बराबर होता है किलोवाट आवर के। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ऊर्जा की जो कॉमर्शियल यूनिट है वो किलोवाट आवर है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपसे प्रतिरोध की बात नहीं की जा रही है, बात की जा रही है रेजिस्टिविटी की, और रेजिस्टिविटी जो है ये आपके किसी पदार्थ का मूल गुण होता है। तो जब हम लोग प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो इसकी इकाई होती है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मल्टीप्लाइड बाय मीटर इसकी एसआई यूनिट है। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आप लोग फार्मूला देख सकते हैं। जब हम लोग रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी बराबर होता है रो इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई उस पार्टिकुलर पदार्थ की लेंथ क्या है। तो यहाँ से जब आप लोग यूनिट फाइंड करेंगे तो रो इक्वल टू आ जाएगा ओम मल्टीप्लाइड बाई मीटर। तो ये यूनिट होती है प्रतिरोधकता की। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1 जूल पर सेकंड किसके बराबर होता है। तो अगर हम लोग 1 जूल पर सेकंड की बात करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा वाट के। किसके? 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 वाट ये हम लोग मेजर कर रहे हैं पावर को, और अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो पावर होता है वो आपके कार्य की दर को मापता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसे हम लोग परमाणु नहीं कहेंगे, क्योंकि परमाणु आपके स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते हैं। तो पदार्थ की जो सबसे छोटी संभव इकाई है वो आपका होता है अणु। क्या होता है? ये हमारा मॉलिक्यूल्स होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है किसमें। तो अगर हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो इसे हम लोग मेजर करते हैं नैनोमीटर में। किसमें? नैनोमीटर में इसे मेजर किया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर जो है ये 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि दाब की एसआई इकाई क्या है। तो दाब की जो एसआई इकाई होती है ये आपकी होती है पास्कल। क्या होता है? दाब की जो एसआई इकाई है ये हमारा पास्कल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग प्रेशर की बात करते हैं तो ये आपका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है।
फोर्स की यूनिट हमारी न्यूटन होती है और एरिया का आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चाहे आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहिए या फिर पास्कल कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। ए ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो ये आपकी इकाई होती है ऊर्जा की। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वंशानुक्रम की इकाई क्या है, यानी कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? तो वंशानुक्रम की जो इकाई है इसे हम लोग कहते हैं जीन। क्या कहा जाता है? इसे हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस युग्म की जो इकाइयां हैं वो आपकी समान नहीं है? इसका मतलब यह है कि 3 ऑप्शन में जो आपके युग्म हैं उनकी इकाइयां समान हैं, सिर्फ एक में आपको अलग देखने को मिलेगा। तो चाल और वेलोसिटी की बात करें, दोनों की यूनिट बिल्कुल सेम होती है। कार्य और ऊर्जा की भी यूनिट बिल्कुल सेम होती है। दूरी और विस्थापन की भी यूनिट आपकी सेम हो जाएगी। लेकिन बल और दाब की अगर हम लोग बात करते हैं तो बल की यूनिट होता है न्यूटन, जबकि दाब की यूनिट होती है पास्कल। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है बच्चों वाला। बल की इकाई आपकी न्यूटन होती है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बाकी जूल ये हमारे ऊर्जा का मात्रक है, पास्कल प्रेशर का मात्रक है, न्यूटन फोर्स का मात्रक न्यूटन है, वाट पावर का मात्रक है। अगला प्रश्न है कूलाम्ब किसकी एसआई इकाई है? तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, कूलाम्ब होता है हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश डैश है। अब थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा, मंदता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन। त्वरण आपने पढ़ा होगा, त्वरण का सिंपल सा मतलब होता है कि जो हमारे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब किसी पिंड पर इस प्रकार का त्वरण काम कर रहा हो कि उस पार्टिकुलर पिंड की जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो उस प्रकार का जो हमारा त्वरण होता है उसी को हम लोग रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। समझ गए? तो जाहिर सी बात है ये आपके त्वरण की ही यूनिट होती है, तो इसे हम लोग कह देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो रिलेटिव डेंसिटी है उसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से जो आपके लेंस की आवर्धन क्षमता है, जिसे आप लोग लेंस की मैग्नीफिकेशन कहते हैं, इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दो सेम चीज़ों को मेजर करते हैं और उस स्थिति में आपकी जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देखिए, जब हम लोग मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो ये आपका मेजर करता है हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि किसी लेंस के द्वारा जो इमेज बनाई गई है उसकी ऊंचाई क्या है। और यहाँ पर जो आपका एच डैश है ये मेजर करता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट आपका मीटर, सेंटीमीटर या फिर किसी अन्य यूनिट में होगा लंबाई के। ऊपर नीचे दोनों यूनिट सेम हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगे और इसीलिए मैग्नीफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि डैश डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। तो सिंपल सा प्रश्न है, एसआई इकाई एम्पियर जो है ये आपके विद्युत धारा की होती है। इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, संवेग की इकाई होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग की एसआई यूनिट है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डैश डैश की एसआई इकाई है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया की बात हो रही है और ये यूनिट होता है आपके प्रेशर का। यहाँ पर बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की जो एसआई इकाइयाँ हैं वो समान है? देखिए, बल और दूरी की तो बिल्कुल अलग हो जाएगी, ये न्यूटन है, ये मीटर है। संवेग और बल भी बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि संवेग आपका होता है mv, बल आपका ma होता है। बल और दाब ये दोनों भी अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग कार्य और ऊर्जा की बात करते हैं तो दोनों की यूनिट सेम होती है, जूल होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश डैश है।
तो अगर हम लोग पावर की बात करते हैं, इसकी इकाई वाट होती है, जिसे आप लोग जूल पर सेकंड भी कहते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर आप लोग और ध्यान रखिएगा कि जो आपका पावर की कई सारी यूनिट हैं, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि 1 हार्स पावर कितने के बराबर होता है, तो 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। 1 किलो वाट की बात करें तो ये 10⁻³ वाट यानी कि 1000 वाट के बराबर होता है। मेगावाट की बात करते हैं तो ये हमारा 10⁻6 वाट के बराबर होता है। इसी प्रकार से आगे की आपकी यूनिट काम करती हैं। दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई पास्कल होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बाकी दाब की जो इकाई है वो आपकी पास्कल है, बार होता है, एटीएम होता है, टॉर होता है, ये सारे भी हमारे प्रेशर के यूनिट हैं। अगला प्रश्न है कि चाल डैश डैश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो चाल की जो यूनिट होती है वो हमारी मीटर पर सेकंड है। सिंपल सा प्रश्न है, चाल और वेलोसिटी की लगभग सेम ही होती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भार की जो एसआई इकाई है ये डैश डैश की एसआई इकाई के बराबर होती है। देखिए, जब हम लोग भार की बात करते हैं तो ये आपके फोर्स के एसआई इकाई के बराबर होता है। कैसे होता है, आइए थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम लोग भार की बात करते हैं तो ये बराबर होता है W बराबर mg। वहीं पर अगर हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स बराबर होता है ma, जहाँ पर m दोनों आपके द्रव्यमान हैं, यहाँ पर g त्वरण है, यहाँ पर a त्वरण है, तो यानी कि जो आपके भार की यूनिट होगी न्यूटन, वही हमारे फोर्स की यूनिट होती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल समान हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी कार्य और ऊर्जा होती है, इन दोनों की इकाइयाँ बिल्कुल समान हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारे रसायनज्ञ होते हैं यानी कि जो केमिस्ट होते हैं, ये आपकी गणना के लिए किस इकाई का यूज करते हैं। तो केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि जो भी हमारे मेजरमेंट होते हैं वो आपके मोल में ही किए जाते हैं, तो सिंपल सा प्रश्न है, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। अभी मैंने आपको बता ही दिया, ये रिलेटिव डेंसिटी है, तो सी ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है, तो ये आपका हर्ट्ज है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर डैश डैश वोल्ट की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी ऊर्जा होती है इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई में मेजर करते हैं। आपने ऐसे सिंबल देखे होंगे, छोटा सा ई होता है, बड़े लेटर का आपका बी होता है, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, और ये आपके ऊर्जा की एक यूनिट है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। किसी पदार्थ के घनत्व को डैश डैश में परिभाषित किया जाता है, तो घनत्व की अगर हम लोग बात करते हैं, ये परिभाषित होता है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। किसमें, डेंसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन में मेजर किया जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फार्मूला भी आपको जरूर ध्यान रखना है, जब हम लोग द्रव्यमान की बात करते हैं तो ये बराबर होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान डिवाइडेड बाई आयतन। अगला प्रश्न है कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को डैश डैश कहा जाता है। तो इकाई समय में जो तय की गई दूरी है इसे हम लोग कहते हैं औसत गति। क्या कहते हैं, इसे हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो थ्रस्ट कहिए या एक प्रकार से आप फोर्स कहिए, दोनों का मतलब लगभग एक ही है। तो थ्रस्ट प्रति इकाई जो क्षेत्र है इसे हम लोग दाब यानी कि प्रेशर के नाम से जानते हैं। आखिरी प्रश्न है कि किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर जो द्रव्यमान है ये हमारा क्या कहलाता है। तो प्रति इकाई आयतन पर जो द्रव्यमान है इसी को हम लोग घनत्व यानी कि डेंसिटी कहते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में जो आपकी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग जो भी हमारे केमिकल नेम वाले कंपाउंड हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसकी अगली क्लास में हम लोग
पीरियोडिक टेबल से जो भी प्रश्न आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो कल से आपको डेली यहाँ पर 2 क्लास देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।